अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमें ये पता चलता है कि कैथरीन की मौत के बाद चिप्स ने अपना जो आरामदेह अपार्टमेंट था स्कूल हाउस में वो छोड़ दिया और वो दोबारा से पुराने कंवारों वाले क्वार्टर में शिफ्ट हो गया। उसने पहले सोचा कि मैं हाउस मास्टरशिप को भी छोड़ दूं, लेकिन हेड ने उसको कायल कर लिया और बाद में वो खुश भी हुआ कि वर्क जो काम करने से उसके अंदर जो खला है ज़हन के अंदर और दिल के अंदर वो अब भर रहा है। वो काफ़ी मुख्तलिफ था, हर किसी को मुख्तलिफ मिस्टर चिप्स लगा। जिस तरह शादी ने उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ ऐड की थी, इजाफ़ा किया था, इसी तरह गम ने भी उसकी ज़िंदगी में काफ़ी इजाफ़ा किया। पहले जो सदमा उसको लगा तो जो बच्चे थे अब वो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के उसको बूढ़ा कहने लगे। ये नहीं कि वो अब ज़्यादा चुस्त नहीं रहा था, वो अभी भी हाफ़ सेंचुरी बना सकता था क्रिकेट की फील्ड के ऊपर, और ये भी नहीं था कि उसने कोई अपने काम में दिलचस्पी अब ख़त्म हो गई थी। असल में उसके जो बाल थे वो कई सालों से सफ़ेद हो रहे थे, लेकिन अब पहली दफ़ा लोगों ने ध्यान दिया। वो 50 साल का था और एक दफ़ा क्रिकेट मैच में उसने जल्दी 5 स्कोर बना लिए और इतना अच्छा वो खेला जितना कि अपनी उम्र के आधी उम्र का जैसे एक नौजवान खेलता है। और किसी ने वहाँ पर ये कहा, तुम जैसे बूढ़े के लिए ये इतने रन्स बनाना भी बुरा नहीं है। चिप्स जब 80 साल की उम्र से ऊपर गया, जब इस वाक़े को याद किया करता था तो वह काफ़ी हंसा करता था। 50 साल की उम्र में बूढ़ा वो नेलर था जिसने ये कहा था, और नेलर ख़ुद भी अब 50 साल का हो चुका होगा। और मैं हैरान हूँ कि अब भी वो सोचता है कि 50 साल बुढ़ापा है क्या। आखिरी दफ़ा मैंने उसके बारे में सोचा था कि वो वकालत कर रहा था, और वकील काफ़ी लंबी उम्र गुजारते हैं। हेल्सबरी को तो देखो ज़रा, चांसलर बना 82 साल की उम्र में, 99 साल की उम्र में मर गया। ये है उम्र आपके लिए। 50 साल की उम्र में मुझे बूढ़ा कह दिया, मैं तो नौजवान था, मैं तो अभी सिर्फ बच्चा था। तो काफ़ी हंसा मिस्टर चिप्स, और किसी सेंस में ये सही भी था, क्योंकि नई सदी जब शुरू हुई तो उसके जहन में उसकी मैच्योरिटी सी आ गई। वो सारे आदात जो थे, उसके जोक्स थे, उनके अंदर एक हम आएंगी सी आ गई। अब उसको वो जो कभी कभार डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स हुआ करते थे वो भी नहीं होते थे, और अपने काम के बारे में जो वो हौसला शिकनी उसे हुआ करती थी वो भी अब चली गई। उसको अब एहसास हुआ प्राइड का, यानी जो फ़ख्र वो ब्रोकफील्ड में किया करता था वो फ़ख्र वो अपने अंदर महसूस किया करता था। और अब वो उसने एक ऐसा मकाम अपने लिए हासिल कर लिया था जिन पर अक्सर स्कूल उस्तादों को और पादरियों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन उसने एक ऐसी प्रिविलेज हासिल कर ली थी जिस पर कोई दूसरा इंसान नहीं जा सकता था। वो अपना गाउन इतना पहनता कि आखिरकार वो इतना फट जाता कि उसको जोड़ना भी मुश्किल हो जाता, और वो कॉल हाज़िरी अटेंडेंस लगाता एक ऐसे अंदाज में जैसे कि वो कोई रस्म कर रहा हो। स्कूल लिस्ट को हाथ में रखता और स्कूल लिस्ट फड़फड़ा रही होती, और अपनी जो उसकी जो ऐनकें हैं वो नाक के ऊपर रखता, और एक अपनी जो आईब्रो है एक भंवर को ऊपर करता दूसरे को नीचे करता, और ये एक तरीका था उसका जिसको वेरीफाइंग ग्लैंस कहा जाता है। और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा नकल किया करते थे, और कभी तेज़ हवा चल रही होती थी तो मिस्टर चिप्स के सफ़ेद बाल और स्कूल लिस्ट का फड़फड़ाना ये इतना मज़ाहिया बन जाता कि बच्चे जब गेम से वापस आ रहे होते अपनी क्लास की तरफ तो वो इस सब को देख कर काफ़ी इंजॉय भी करते थे और डिस्कस भी करते थे कि आज मिस्टर चिप्स को आपने देखा कितने अजीब से लग रहे थे। उसके जहन में अभी भी वो सारी लिस्ट थी उन बच्चों की जिनकी वो अटेंडेंस लगाया करता था, और ज़रा से वो ध्यान देता तो वो सारी लिस्ट उसके जहन में वापस आ जाती, जैसे एंसवुड, एटवुड, एवरमोर, बॉब, सारी लिस्ट उसको पता थी। एक और लिस्ट भी थी, वेंडम, वेक्स्टा, वेलिंगटन, वाटर प्रेमस, यानी जो अटेंडेंस वो क्लास में लगाया करते थे, एक नाम वो लेते सारी लिस्ट नाम बच्चों के नाम उनको याद आ जाया करते थे। मिस्टर चिप्स अक्सर सोचा करते थे ये कहाँ चले गए हैं ये बच्चे, वो धागे जो कभी मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए थे ये कहाँ तक बिखर गए हैं। कुछ धागे टूट गए हैं, कुछ को ऐसे डिज़ाइन में बुन दिया गया जिनका पता ही नहीं है। ज़िंदगी ये जो दुनिया की बेतरतीबी है ये उसको धोखा दे जाती थी, वो बेतरतीबी जो फिर दोबारा उस धुनों को मानी नहीं दे पाएगी।
اور پھر مسٹر چپس سوچا کرتے ایک جب دھند ہٹا کرتی اس کو پہاڑ کے پیچھے ایک دوسرا پہاڑ نظر آتا، وہ دیکھا کرتے کہ دنیا میں کتنی تبدیلی آ گئی ہے، اور ان کو احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ کیتھرین کی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھا کرتے تھے۔ کیتھرین نے اپنا پورا ذہن اس کو نہیں دیا تھا، لیکن اپنے ذہن کی جو عقل مندی تھی وہ تھوڑی سی دی تھی، لیکن اس کے اندر اتنی کامنس، اتنا پرسکون، اتنا توازن دے دیا تھا کہ اس کے اندر کے جذبات کو اس نے سکون دے دیا تھا۔ مسٹر چپس جو تھے وہ جو تلخ رویہ تھا بورڈز کے ساتھ وہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ بورڈز کون تھے یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ بورڈز وہ ڈچ لوگ تھے، ہالینڈ کے رہنے والے، جو ساؤتھ افریقہ کے اندر گئے تھے سونے کی کانوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ وہاں پر سونے کی کانوں کو ڈھونڈ لیا تھا، اور بعد میں ان کے درمیان اور انگلینڈ کے درمیان جنگ ہوئی جس میں انگلینڈ نے بورڈز کو ہرا دیا تھا۔ تو یہ سوچا کرتے تھے یہ بورڈز اپنے آپ کو ویسی جنگ لڑ رہے ہیں جیسے انگلینڈ کے ہیروز کا کسی دور میں لڑ رہے تھے، ہارورڈ دا ویک اور کریکٹیکس۔ اپنی 5ویں کلاس کو یہ سب کچھ وہ ایک دن بتا ہی رہے تھے، لیکن 5ویں کلاس نے سوچا کہ یہ ان کا کوئی جوک ہے، کوئی مذاق ہے۔ جتنے بھی وہ غیر روایتی تھی بورڈز کے بارے میں، وہ کافی روایتی تھے لارڈ جارج اور مشہور بجٹ کے بارے میں۔ ان کو مسٹر چپس کو دونوں کی پرواہ نہیں تھی، اور سالوں بعد جب لارڈ جارج آئے گیسٹ آف آنر بن کے بروک فیلڈ کی سپیچ میں، تو مسٹر چپس نے ان سے کہا، لارڈ جارج میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو میں یاد کروں جب تم نوجوان تھے، لیکن میں ایک بات کہوں، تم کافی امپروو ہوئے ہو، کافی پہلے سے زیادہ کافی اچھے آپ دکھائی دینے لگ گئے ہو۔ تو ہیڈ جو تھا جو ساتھ کھڑا تھا وہ کافی حیران ہوا، لیکن جو لارڈ جارج تھے وہ بعد میں ہنس پڑے اور چپس سے بات کی۔ جب وہ بعد میں دوبارہ آئے نا ایک اور سرمنی میں، تو چپس سے زیادہ وہ بات چیت کرتے رہے، بالکل چپس کی طرح ہونا چاہیے۔ بعد میں انہوں نے یہ رائے دی، وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں یہ بات مانتا ہوں کہ اس عمر میں آپ جس سے جو بات بھی کہتے ہو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب کہ چپس اتنے بوڑھے ہو چکے تھے، یہ اس طرح کا جو انہوں نے کامنٹ پاس کیا تھا لارڈ جارج پہ، تو لارڈ جارج نے اس کو ایسے ہی نظر انداز کر دیا اور کہا کہ اس عمر میں آپ جس سے جو بات بھی کہتے ہو وہ ٹھیک ہے، اس کو برا نہیں منانا چاہیے۔ تو یہیں پر چیپٹر نمبر 9 جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔